हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विधन के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए, मैं आपसे एक ही वादा किया था कि मूल विधि आपकी बहुत अच्छी तरीके से कराई जाएगी। आज उस मूल विधि में मैं आपको एक क्लास पहले करा चुका हूं। जो भी यूपीएसआई वाले हैं, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्लास पहले करा चुका हूँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और वो बहुत अच्छे से कराया था। उम्मीद करता हूँ अगर उससे क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का गारंटी से 1 नंबर वहाँ से पूछ सकता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का होता है एक एरिया होता है कि इसका एरिया कितना है, कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो मैंने आपके सामने लिखा है मूल विधि। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना हूं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने लिखी है यहाँ पर भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया दंड संहिता, आईपीसी और सीआरपीसी, यानी कि अगर अपराध करोगे तो दंड कैसे मिलेगा, किस अपराध के लिए कितना दंड होगा, ये सब आईपीसी और सीआरपीसी में बताया गया है। दूसरी इसके बारे में जो मैंने लिखा है, दूसरा पॉइंट है महिला, बच्चे, एससी और एसटी आदि संबंधी से जो कानून होते हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद जो तीसरा लिखा मैंने वो लिखा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसे मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से करा चुका हूं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ। यहां तक कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मुझे आज दिखाना है आपको कि यूपीएसआई में मूल विधि से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पहली चीज मूल विधि में है क्या क्या वो देख लीजिए। पहला पॉइंट हमारा भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, बिल्कुल एक गांव की भाषा में समझा जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ लो कि यूपीएसआई में पक्का नंबर आ जाएगा। आईपीसी सीआरपीसी बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल मुंह जवानी आपको याद करा दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो भाइयों। तो अब दूसरा पॉइंट महिलाओं से रिलेटेड जो कानून होंगे, बच्चों से रिलेटेड। देखिए, आज की क्लास मेरी सिर्फ एक ये बताने के लिए है कि क्लास में हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आईपीसी बाद में शुरू करूंगा, पहले कुछ अधिनियम है उन सबको खत्म करेंगे। ऊपर मैंने आईपीसी लिखा, उन्हें बाद में खत्म करेंगे। तो तीसरा अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो मैं आपको करा चुका हूं। मोटर वाहन अधिनियम 1988, जिसकी आज मैं आपको एक क्लास कराऊंगा, बहुत अच्छी क्लास होगी, मोटर वाहन अधिनियम। इसके बाद मैंने करा यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम। आप आराम से बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं पहले कुछ ये आपको यूपीएसआई के सिलेबस में 13-14 अधिनियम दे रखे हैं, एक एक अधिनियम को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकियों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पहला एक अधिनियम आपको करा चुका हूं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। आज हम अपना दूसरे अधिनियम की तरफ देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि सिलेबस क्या क्या है। वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम, और थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट हो जाता आजकल आपके लिए आईटी अधिनियम और साइबर अपराध, जनहित याचिका, भ्रष्टाचार अधिनियम। एक मैंने यहाँ पे पोस्को एक्ट नहीं लिखा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साइबर अपराध, जनहित याचिका, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व, इनसे संबंधी जो कानून होंगे इनकी जानकारी हमें मूल विधि के अंतर्गत मिलती रहेगी। अब बात ये आती है कि जो हमारा टॉपिक है आज का, मैंने बताया था कि ये कुल मिलाकर 15-16 अधिनियम है। इन अधिनियम में हमें सारे ही अधिनियम को इस तरीके से व्याख्या करनी है जैसे हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किए हैं। आज हमारा जो दूसरा अधिनियम है, इस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। अधिनियम बहुत अच्छे से आपके सामने लिखा है, ऊपर बोर्ड पे लिखा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988। अब दरअसल में है क्या भैया, गाड़ियां तो हमारे यहाँ आज़ादी से पहले भी चलती थी, क्या उस समय कोई कानून नहीं था? तो इसे याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं। कानून, ये चीज आपके सामने लिखी है, संसद ने 1988 में मोटर वाहन अधिनियम को पास किया। बिल्कुल एक लॉजिक में पढ़ेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम होता क्या है, इसे कब पास किया गया, ये कब लागू हुआ। पहली बात तो ये, तो मोटर वाहन अधिनियम संसद ने 1988 में पास किया, जो 1 जुलाई 1989 को पूरे भारत में लागू हो जाता है। देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो जम्मू कश्मीर में बाद में लागू हुए हैं, लेकिन ये कानून ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में भी साथ में लागू, क्योंकि गाड़ियां तो वहां भी चलती होंगी। अब भारत की आज़ादी से पहले जैसे दहेज के लिए कानून बना था, मैंने आपको एक कानून पढ़ाया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। जब आज़ादी के लिए वहां पर कानून बने थे आज़ादी से पहले, तो आज़ादी से पहले तो गाड़ी भी चलती होंगी, क्या वहां पे कानून नहीं बने? तो आज़ादी से पहले जो कानून बने, देखिए मैं साफ साफ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सन 1914 में, जिस समय भारत की आर्थिक स्थिति और भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और यहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब अंग्रेजों ने
1914 में एक कानून बनाया था, जिस कानून का नाम था मोटर वाहन अधिनियम, यानी कि अंग्रेजों द्वारा पहला कानून बनाया गया जिसका नाम था मोटर वाहन अधिनियम। वो 1914 में बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून। देखिए मैं लिखता चलूंगा साथ के साथ, आजादी से पहले 1914 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून मोटर वाहन अधिनियम। इसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। देखिए पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया 1914 में, भारत अभी गुलाम था अंग्रेजों का, और इस 1914 में ही मैं बता दूं आपको प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और अंग्रेज एक भारत में अधिनियम पारित करते हैं जिसका नाम था मोटर वाहन अधिनियम। इसके बाद सन 1939 अंग्रेजों द्वारा एक दूसरा अधिनियम पारित किया जाता है, उसका नाम था मोटर वाहन अधिनियम। समझने की कोशिश करना, आजादी से पहले अंग्रेजों ने इसमें 2 बार परिवर्तित किया है। कब कब? एक बार किया था 1914 में, मतलब पहली बार जो मोटर वाहन अधिनियम बना था, बहुत आराम से और बहुत धैर्य के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये आपके अभी साथ के साथ यहीं याद हो जाना चाहिए, और ये गारंटी की बात है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। जितने भी अधिनियम मैंने अभी आपको दिखाए हैं, देखिए पढ़ाने से पहले मेरे पास वो नहीं चार्ट आपको दिखा दूं लगातार कि बहकाता रहूं कि ये आएगा वो आएगा, मैंने आपको पूरा वो लिख कर बता दिया है। ये 12 अधिनियम इसके सिलेबस में है यूपीएसआई के में, इनसे फालतू नहीं पूछने का है। अब उस अधिनियम में मैं आपका एक करा चुका हूँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब हमारा जो अधिनियम चल रहा था वो दूसरा अधिनियम जिसका नाम मोटर वाहन अधिनियम। अब भारत की आज़ादी से पहले होता क्या है, 1914 में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कानून बनाया जाता है मोटर वाहन अधिनियम के लिए 1914 में, और इसी समय पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसके कुछ समय बाद 1939 में दूसरी बार इसमें कुछ परिवर्तित किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और मैं इसे कह सकता हूँ द्वितीय मोटर वाहन अधिनियम 1939 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। अब अगर आपसे पूछता हो कि प्रथम मोटर वाहन अधिनियम कब बना, तो 1914 में। क्या वो भारतीय लोगों द्वारा बनाया गया? नहीं, आप कहेंगे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ही गुलाम भारत था। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चला कि अब भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त और 1947 दिन शुक्रवार, इस दिन भारत आज़ाद हो जाता है। और आज़ादी के बाद भी जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था वही कानून भारत में रूल लेता है। जैसे कि रेड लाइट तोड़ के जाओगे तो आपको कौन सी धारा लगेगी, ये जो कानून तब बनाया था उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ, वही कानून भारत में लागू हो जाता है। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988, मैं आपको बता दूं जो मुझे आज पढ़ाना है, जो मेरा टॉपिक है, ये तो बात थी भारत की आज़ादी से पहले। अब हमें पढ़ाना है मोटर वाहन अधिनियम 1988। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे भैया, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा लेकिन उम्मीद करेंगे याद अभी हो जाएगा। जैसे हमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम याद हो गया, उसी तरीके से हमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 भी होगा। अब केंद्र सरकार करती क्या है कि 1988 में मोटर वाहन अधिनियम को मंजूरी दे देती है, और मंजूरी देने के बाद में 1 जुलाई 1989 को यह पूरे भारत में लागू हो जाता है। देखिए ज़्यादातर जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को लागू होंगे, जब जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बना दिया गया है, यहाँ पर क्या ये कानून ऐसा है कि भारत में जिस समय वो कानून पारित हुआ तो इस संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ। चलो इतनी बात भी हम मान लेते हैं। अब भारत की आज़ादी के बाद क्या इसमें परिवर्तित किए गए, तो हम बताएंगे कि जब ये कानून बना 1988 में, तो लिखे दे रहा हूं आपके सामने, मोटर वाहन अधिनियम 1989 से भारत में पूरे भारत में लागू हो जाता है, और अब तक इस अधिनियम में 5 बार संशोधन हो चुका है। अगर आपसे कोई ये पूछता हो कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आप कहेंगे 5 बार संशोधन हो चुका है। वो कब कब किस तरीके से याद करने हैं आपको, आप लिखेंगे पहली लाइन मोटर यान अधिनियम, मोटर यान अधिनियम। देखिए आप साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, अभी आपको मैं उम्मीद करता हूं ये साथ के साथ याद हो जाएगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, अच्छा संशोधन और कर लीजिए इसमें, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, क्योंकि हम तो संशोधन करा रहे हैं,
संशोधन अधिनियम, ये क्वेश्चन यहां से आने की संभावना हर बार जो मुझे रहती है कि यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो 1994 कभी अगर आपसे ये पूछता हो कि मोटर वाहन अधिनियम में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो आप बताएंगे वो 1994 में हुआ था। अब अगर आपसे पूछता हूं, मैंने पहले लिखा था कि ये 5 बार हो चुका है, तो इसके बाद जो दूसरा हुआ, तो दूसरा हुआ था मोटर यान संशोधन अधिनियम 2000। देखिए 2 बार परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, पहला हुआ 1994 में, दूसरा हुआ 2000 में, तीसरा होगा 2001 में। इसी तरीके से अब अगर आपसे पूछता हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 बार इसमें अब तक परिवर्तित हो चुका है, जिसमें पहला हुआ था मोटर यान संशोधन अधिनियम 1994, दूसरा हुआ था मोटर यान संशोधन अधिनियम 2000, तीसरा हुआ है मोटर यान संशोधन अधिनियम 2001। देखिए 3 बार अब आपके सामने लिख दिया मैंने। पहले हुआ मोटर यान संशोधन अधिनियम 1994, दूसरा हुआ मोटर यान अधिनियम 2000 और तीसरा मैंने लिखा मोटर यान संशोधन अधिनियम 2001 और चौथा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो होगा भैया मोटर यान संशोधन अधिनियम। देखो पहला हुआ 94 में, दूसरा हुआ 2000 में, तीसरा हुआ 2001 में और चौथा हुआ 2015 में। इसका मतलब 4 अधिनियम हो गए और जो सबसे लेटेस्ट है, जहां से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल पक्की है, 101% यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि मोटर यान अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019। देखिए सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि मोटर यान अधिनियम में जब से ये लागू हुआ कितनी बार परिवर्तन हो चुका है, तो आप बताएंगे 5 बार हो चुका है। पहला 1994 में हुआ, दूसरा 2000 में हुआ, तीसरा 2001 में हुआ, चौथा 2015 में हुआ और पांचवा आपके सामने 2019 में हुआ। अभी आपने देखा होगा, अब अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि इन सब में नवीनतम संशोधन कौन सा है, देखिए इसे तो कोई भी बच्चा बता सकता है, बहुत आसान सवाल है। नवीनतम संशोधन, अगर आपसे पूछता हो कि सबसे नया संशोधन कौन सा है, तो नवीनतम संशोधन कौन सी बात है भैया, तो नवीनतम संशोधन 2019 ही तो है, 2019 में तो हुए। अब आपसे पूछता हूं कि इसे कब से लागू किया गया, तो इसे जो लागू किया गया था वो 15 सितंबर 2019 से लागू किया गया। अब इसमें हुआ क्या, आपने देखा होगा इसके तहत हुआ क्या, जुर्माने की सीमा बढ़ा दी। जैसे कि आप पहले अगर बिना हेलमेट के जाते थे तो शायद 100 रुपये का चालान था, आज बिना हेलमेट के जाते हो तो आप 500 रुपये का चालान है। आप पहले सीट बेल्ट के बिना निकल जाते थे, कोई आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है तो आपको शायद 500 रुपये का चालान था, वो चालान 1000 रुपये का कर दिया है। यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछता हो कि नवीनतम संशोधन कौन सा है, तो आप बताएंगे 2019 में जो 5वां संशोधन हुआ है वो नवीनतम है, जिसे 15 सितंबर 2019 से लागू किया गया था और इसके तहत भारत में जो जुर्माने की सीमा थी उस जुर्माने की सीमा को बढ़ा दिया है। ये जुर्माना किस पे लगता है, जो भी मोटर यान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करेगा, मान लो सीट बेल्ट लगाकर नहीं चलेगा, आप अपना हेलमेट लगाकर नहीं चलेंगे, लाइसेंस लेकर नहीं चलेंगे, गाड़ी के पूरे कागज लेकर नहीं चलेंगे, अगर आप कानूनों के नियमों का उल्लंघन करते हो तो आप सजा के हकदार होंगे। अब है क्या भैया, इस एक्ट में, इस अधिनियम में कुल मिलाकर, देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस एक्ट में मोटर वाहन अधिनियम में मात्र 14 अध्याय हैं, 14 अध्याय। बिल्कुल एक एक वर्ड यूपीएसआई वाले नोट करते रहे, 14 अध्याय हैं। अगर धाराओं की बात करता है कि इसमें धारा कितनी है, तो धारा इसमें 217 है। अब आप एक बात कहोगे, गुरुजी एक बात बताइए, 217 जब आपकी एक अधिनियम में धारा है तो आपके 10-15 अधिनियम में तो कई हजार धारा हो जाएंगी। तो भैया मैं आपको बता दूं, पूरे अधिनियम में मुश्किल से मुश्किल हमें 15 या 20 धारा पढ़नी होंगी, वो भी वो जो सबसे ज़्यादा और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो नवीनतम अधिनियम 2019 के तहत इसमें जोड़ी गई होंगी, ज़्यादातर वही पढ़नी होंगी। देखिए मैं भी चाहूँ तो आपको यहाँ PDF लगाकर पढ़ा सकता हूँ,
लेकिन पीडीएफ से आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, ये गारंटी की बात है। मैं उसमें टिक करता रहूंगा, आपके समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नवीनतम अधिनियम 2019 के तहत जो 15 सितंबर 2019 को लागू हुआ, उसके तहत इस अधिनियम में, मतलब जब ये लागू हुआ था, इसमें कुल 14 अध्याय थे और 217 धारा थी और अनुसूची की संख्या थी 2। अगर अब आपसे एक क्वेश्चन ओरली पूछता हो तो आप मुंह जवानी बता सकते हैं क्या कि इस अधिनियम में अध्याय कितने? 14। आपसे पूछे धारा कितनी है? 217। आपसे पूछे अनुसूची कितनी है? 2। अब इन धाराओं के बारे में हमें जानना होगा। मैं ये पक्का आपसे वादा करता हूं कि 217 धारा आप याद नहीं कर सकते हैं, ना मैं आपको याद करा सकता हूं। अगर हम एक अधिनियम की पूरी धारा याद करेंगे तो फिर 1 महीने में हम एक ही अधिनियम कर पाएंगे। फिर तो किताब लेंगे और आपको हम बोलने लग जाएंगे, इसमें आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा। तो मुश्किल से मुश्किल 12 से लेकर 20 धारा तक हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज हमारे टॉपिक से आपका यूपीएसआई का इन 2 अधिनियम से एक क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा? जो मैंने आपको करा दिया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम में अब तक 5 बार परिवर्तन हो चुका है और जिसमें कुल 14 अध्याय हैं और धारा 217 हैं और अनुसूची है मात्र 2। भैया एक एक धारा के बारे में अब आपसे विवेचना कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें प्रमुख अध्याय, इसके प्रमुख अध्याय और इसकी प्रमुख धाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं भैया धारा नंबर 1। आप किसी भी काम को करोगे तो सबसे पहले उसकी धारा 1 तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि इसकी धारा 1 में क्या दिया गया है। तो इसकी धारा 1 में दिया गया है नाम, किसी भी चीज का नाम, विस्तार और लागू होने की तिथि। देखिए आप कोई सा भी अधिनियम पढ़िए, मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाए हैं, मैंने सिर्फ अभी आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाया था, उसके भी पहली धारा में लिखा गया था नाम। पहला मैंने लिखा है नाम क्या होगा, विस्तार कहां तक है, लागू कब हुआ। देखिए नाम है इसका मोटर वाहन अधिनियम। कई बार मोटर यान अधिनियम भी कह देता, तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि मोटर वाहन और यान कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसे यान कर सकते हो, मोटर यान अधिनियम 1988। देखिए 2 बातों आगे थोड़ा सा हर बात में कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन अगर उसे समझते रहोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इस धारा का अगर इसका नाम पूछता हो कि इस अधिनियम का नाम क्या है, तो नाम बताएंगे मोटर यान अधिनियम 1988। अगर विस्तार की बात कहेगा, विस्तार का मतलब ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्र कहां तक है, तो क्षेत्र कहेंगे आप पूरा भारत, यानी कि जो इसका विस्तार है वो पूरे भारत में है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये लागू हुआ था तो लागू होने के बाद इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। दूसरी बात, इसकी लागू होने की डेट पूछता है तो 1 जुलाई 1989 मैंने ये चीज आपको बता दी है। तो धारा नंबर 1 हमारी कहती है कि इसका नाम क्या होगा, कि इसका विस्तार कहां तक होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी, फिर बता दूं एक बार, नाम क्या होगा, विस्तार क्या होगा और लागू कहां तक है, मतलब लागू होने की डेट क्या है, विस्तार कहां तक है। ये सब चीज आपके सामने मैंने खोल के रख दी है। उम्मीद करता हूं अब आपकी समझ में आ रहा होगा। मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ऐसा ही वालों, तो वीडियो को सिर्फ लाइक करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे मेरी आवाज़ उन लोगों तक भी पहुंचे जो आपके चाहने वाले हैं। हो सकता है आप अपने भले के साथ में किसी का भला और कर दें। तो इसी तरीके से आगे चलते हुए अपनी कड़ी में, तो अब हम चलते हैं इसकी धारा नंबर 2 पर। जब धारा नंबर 2 पढ़ेंगे तो धारा नंबर 1 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी धारा नंबर 2 और पढ़ लो भैया साथ के साथ। वो क्या कहती है, धारा नंबर 2 कह रही है, इसमें दिया गया धारा नंबर 2 में कुछ परिभाषाएं। धारा नंबर 2 कह रही है कि इसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। विभिन्न प्रकार की परिभाषा आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। हाँ मैं मानता हूं बोरिंग टॉपिक है, मुझे ही पता बोरिंग है। जब हम याद कर सकते हैं तो तुम भी याद कर सकते हो, समझ रहे हो ना। एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाएगा, मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहनत तो करेंगे हम लोग थोड़ी सी। तो हमें पता चला कि धारा नंबर 1 में नाम दिया, धारा नंबर 1 में विस्तार दिया और ये लागू करवाई। अब बात आ जाती है 2 की, तो मैंने 2 में आपके सामने लिखा है कि इसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं और इसे विभिन्न छोटी छोटी धाराओं में बांटा गया है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पे आपका धारा नंबर 2 का ए। धारा नंबर 2 का ए
इसमें क्या है, आपने नाम सुने होंगे, किस किस के नाम सुने आपने? ओला का, ओला कंपनी है, नाम सुना होगा आपने ओला का, नाम सुना होगा आपने उबेर का, इन कंपनियों के नाम सुने होंगे। इनके लिए इस धारा को जोड़ा गया है और इस धारा को 15 सितंबर, इस धारा को 15 सितंबर 2019 से लागू किया गया। नवीनतम बात है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं पक्का 101% पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि ये इस धारा को, पहली बात तो ये कि नवीनतम है, बहुत जल्दी जोड़ी गई है, इसे 2019 संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब धारा देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसानियत के नजरिए से। पहले होता क्या था भैया, मैं आपको बता दूं, धारा नंबर 12, धारा नंबर दूसरे का 12 और 12वें का ए पार्ट, इस ए पार्ट में क्या कहा गया उसे सुन लो एक बार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें दिया गया गोल्डन आवर्स। अब ये गोल्डन आवर होता क्या, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए गोल्डन आवर को अगर देखा जाए तो इसे स्वर्णिम घंटा में बोल सकता हूं। अब स्वर्णिम घंटा होता क्या है, ये इसे एक इंसानियत की दृष्टि से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है क्या भैया, ये क्या बला है जो यहां से क्वेश्चन आता है बार बार। पहले होता क्या था, अगर किसी व्यक्ति का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और वो व्यक्ति तड़प रहा तो लोग बाग उसकी साइड में को निकल के चले जाते थे। अगर उस व्यक्ति को टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया होता तो मैं उम्मीद करता हूं उस व्यक्ति की जान बच सकती थी, लेकिन हम इसलिए डर गए, अगर मैं इस आदमी को अस्पताल में लेके जाऊंगा, इस व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या इस व्यक्ति को कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो पुलिस मुझसे जवाल सवाल करेगी और मेरा वहां 1 घंटा खराब हो जाएगा। अब ये कहा गया, इसे 2019 संशोधन के तहत मोटर यान अधिनियम में जोड़ा गया और इसे दिया गया स्वर्णिम घंटा। क्या कहा गया भैया, स्वर्णिम घंटा। अब ये स्वर्णिम घंटा क्या है, यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या उसे को ज्यादा चोट लग जाती है, आसपास का कोई भी व्यक्ति अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को नजदीकी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में अगर पहुंचाता है तो उससे किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उस व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। और यहां तक कि कुछ सरकारों ने तो इतना भी कर दिया है कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को पहुंचाते हो जिससे उस व्यक्ति की जान बच सकती हो तो आपको कुछ ना कुछ इनाम भी दिया जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह काम अच्छा है या सही है? अब अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप अपने नजरिए से देखिए, इस चीज को जितना अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे ये चीज उतनी जल्दी याद होंगी। मैं अगर आपको किताबी लैंग्वेज लिखवाने लगूं तो किताबी लैंग्वेज तो हमें याद नहीं हो पाती, तो मेरे भैया और बहन आपको कैसे याद होगी। फिर बता दूं, स्वर्णिम घंटा क्या है, यदि किसी व्यक्ति को रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, आप अगर उस व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर अंदर किसी नजदीकी जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में अगर भर्ती कराते हो तो आपसे किसी प्रकार की जांच पड़ताल, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहां तक कि कुछ सरकारें ऐसे हैं जिन्होंने गुप्त इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहें। भाई इतना छोटा सा मैं काम आपसे कहता हूं, अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, सिर्फ यूपीएसआई के मतलब की वीडियो है तो जितने भी एसआई होते हैं, चाहे राजस्थान एसआई हो, यूपी एसआई हो, एमपी एसआई हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यूपीएसआई के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई के सिलेबस में मात्र ये 16 अधिनियम दे रखे हैं। 16 के 16 को रटेंगे, चाहे 1 नंबर आए 10 नंबर आए, हमें इन अधिनियमों में से जितने भी क्वेश्चन वो पूछेगा, चाहे 1 अधिनियम पूछता हो 10, मैं आपको 10 के 10 अधिनियम कराऊंगा। मुझे उस पे जाना ही नहीं कि उस अधिनियम कौन सा पूछ रहा, भैया ये तो मुझे पता नहीं कि कौन सा पूछेगा, लेकिन वो पूछे कोई भी, हम आपको गारंटी इस बात की दे सकते हैं कि मैं आपके सारे के सारे अधिनियम पक्के करवाऊंगा। इसके बाद देखो धारा 2, धारा 2 का 16 भाग। अब भैया एक बात सुनो, एक होता है भारी यान। भारी यान क्या होता है? भारी माल यान। इसमें दिया गया है भारी माल यान। देखो 2 तरीके के होते हैं ये शब्द, क्या? एक तो होता है भारी मालयान, और मैं यही लिख देता हूं साथ के साथ, धारा 2 का 17 भाग वो कहता है भारी यात्रायान, भारी यात्रीयान। इसका मतलब अगर आप समझ रहे हो तो मुझे बताने की चेष्टा करें, कमेंट्स करते रहे, साथ के साथ गुरुजी समझ में आ रहा है, लाइव जुड़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा आ जाओ यार, जिससे आपको भी फायदा हो और आपके चाहने वालों को भी फायदा हो। कमेंट्स करके मुझे भी बताते रहो ताकि मुझे भी फायदा हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूं, उस गलती को सुधारने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं मंदा पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं तेज पढ़ा रहा हूं। राइटिंग
इस मामले में थोड़ी सी 2-4 दिन की बात है, 1-2 दिन में बहुत अच्छी क्लास चलने वाली है और इसकी फिर आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। 10-15 तारीख के बाद में आपको हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी। वो आपको ऐप के माध्यम से मिलेगी या किस तरीके से मिलेगी, यूट्यूब पे लिंक मिलेगा या क्या होगा, इसके बारे में सर आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। आगे चलते हैं। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन कौन सा इसको समझ, अगर आप में से किसी की समझ में आ रहा हो तो बताने के साथ चेष्टा करें। एक होता है भारी मालयान, एक होता है भारी यात्रीयान। इन दोनों में अगर फर्क हो तो क्या होता है, देखिए मैं आपको अपने गांव की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। भाई भारी माल का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा माल जाता हो, जैसे मान लो ट्रक, जैसे मान लो टाटा 407। और भारी यात्रीयान में क्या होता है, इनमें क्या हो सकता है, जैसे ज्यादा यात्री बैठ सकते हो, जैसे बस हो गया, और आपकी रेल नहीं कह सकते, इसमें आपका बस है या और छोटी कोई गाड़ी है जिसमें होता क्या है, जिसका वजन बिना माल के वजन अगर 12,000 किलो से ऊपर होगा, 12,000 किलो से ऊपर होगा तो वो सब भारी माल यान के अंतर्गत आएंगे। बस इतना बात समझ लीजिए। दूसरी बात, अब आते हैं भैया भारी यात्री यान क्या होते हैं। जितने भी यान आपके 12,000 किलोग्राम से ऊपर के होंगे, खाली, मैं ये नहीं कह रहा बस भरे, अब जैसे इसमें बस हो सकती है, मिनी हो सकती है, 407 जो छोटी गाड़ियां हो सकती हैं वो हो सकती हैं, लेकिन उनका वजन अगर 12,000 किलो है तो वो भारी यात्रीयान कहलाएंगे, वरना वो भारी यात्रीयान नहीं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। बाकी जो मैंने अभी तक आपको कराया था वो पिछली वीडियो में जो कराई थी मैंने, आप एक पहला अधिनियम, उसका नाम था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी कि 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में यह कानून 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपसे यहाँ पूछ सकता है, क्या वो ये पूछ सकता है कि इसके लिए जितने भी कानून बने थे आज़ादी से पहले, मैंने आपको बताया था 1939 में एक अधिनियम बना था देती लेती एक्ट, लेकिन देती लेती एक्ट भी पारित नहीं हो पाया था। मैंने ये भी बताया था कि इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, रिवाइज करते रहो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इसी तरीके से मैं आपका साथ दूं और आप मेरा साथ दें, आप यही चाहते हैं। और दूसरी बात, जो संविधान मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज कमेंट्स करके बताएं, और कमेंट्स के माध्यम से लिखें कि गुरुजी क्लास समझ में आई या नहीं आई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।